हेलो गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी और इस क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी मतलब इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। क्या इम्पॉर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक का, क्या ज़रूरत है हम लोग को मैक्रो इकोनॉमिक लाने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी और कह सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट है आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। इसका मैक्रो इकोनॉमी का क्या ज़रूरत था। जब माइक्रो इकोनॉमी पढ़ रहे तो हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, एक छोटे स्तर पे बात करते हैं। लेकिन जब भी मैक्रो इकोनॉमिक पे बात करते हैं मतलब पूरे इकोनॉमी का बात करते हैं, पूरे लोगों का बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला इसलिए ज़रूरी था डिस्क्रिप्शन इकोनॉमी। इकोनॉमी को डिस्क्राइब करने के लिए मैक्रो इकोनॉमी का आना बहुत ज़रूरी था कि कैसा इकोनॉमिक है, डेवलप्ड है और अगर डेवलप नहीं है तो उसका रीज़न क्या है, ये सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो इसीलिए इसके लिए फर्स्ट पॉइंट हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी के लिए ये ज़रूरी था मैक्रो इकोनॉमी का आना। सेकेंड है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, ये बता रहा है कि कितना आपको पहला हम लोग का इकोनॉमी कैसा था, वो किस किस जगह से गुजरा और क्या क्या उसका ग्रोथ का डेवलपमेंट का क्या लेवल है और हम लोग को क्या करना चाहिए कि ताकि हम लोग का जो इकोनॉमी वो अच्छा हो सके। तो थर्ड फिर पॉइंट क्या होगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये इसका इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक जरूरी है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए। इसका आप जैसे हो गया एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो उससे ये इसका स्टडी हम लोग किस में करेंगे, हम लोग माइक्रो इकोनॉमी में तो कर नहीं सकते क्योंकि वो सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल के बारे में बात करता है। तो इसके लिए हम लोग को ज़रूरी था मैक्रो इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट था ये। फोर्थ पॉइंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP। हम लोग तो सिर्फ हम लोग अपने देश में ही सिर्फ प्रोडक्शन नहीं करते, प्रोडक्शन का सप्लाई या सब सामान हम लोग अपने देश के अंदर ही नहीं बेचते बल्कि हम अपने कंट्री के बाहर भी उसको भेजते हैं। तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक तरह का आपको जहाँ डिटेल इंफॉर्मेशन कि कितना दूसरा देश हम लोग को कितना हम लोग को इम्पोर्ट किया, कितना हम लोग का कंट्री दूसरे जगह एक्सपोर्ट किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, एक तरह से ये डाटा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट उसमें बताता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है आपका प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब इसमें क्या हम लोग को पढ़ते हैं, हम लोग इसका क्यों इंपॉर्टेंट मैक्रो प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी मतलब क्या हुआ, गरीबी। गरीबी का क्या कारण है, क्यों गरीबी है, गरीबी आया, क्या रीज़न है, क्या एम्प्लॉयमेंट नहीं है और नहीं है तो क्या रीज़न है, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये इसके लिए ज़रूरी था। एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, तो जब भी हम लोग इकोनॉमी बात करते हैं, फैक्ट्री का बात करते हैं, इंडस्ट्री से का बात करते हैं, इंडस्ट्री लगाइएगा, फैक्ट्री लगाइएगा तो उससे क्या होगा, उससे गंदगी फैलेगा, उसका जो वेस्टेज होगा हम लोग इधर उधर वाटर इधर पानी में फेंक देते हैं या जहाँ में, तो उसके बारे में फिर हम लोग उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट भी गंदा ना हो। तो उसके बाद उसका सिक्स पॉइंट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो इसमें हो गया कि पॉलिसी बनाना है, इसमें पॉलिसी गवर्नमेंट बनाता है, सरकार बनाता है कि क्या क्या हम लोग को स्टेप लेना चाहिए ताकि हम लोग का इकोनॉमी क्या हो, स्टेबल हो और जो भी पॉल्यूशन या पॉवर्टी जो भी हो, अनएम्प्लॉयमेंट, उसका रीज़न क्या है और उसको कैसे ठीक किया जा सके। चलिए अब तो हम लोग यहाँ तक हम लोग समझ गए सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी, इन दोनों में अब अंतर क्या है। तो पहला है पॉइंट है बेसिस ऑफ स्टडी। स्टडी के आधार पर हम लोग बताएंगे क्या दोनों में अंतर है। तो माइक्रो इकोनॉमी का क्या है, इट स्टडीज़ प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस ऑफ द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। ये किस चीज़ का है बताता है, इसमें स्कार्सिटी यानी कमी। सारा चीज़ क्या है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक स्टडी ऑफ स्कार्सिटी कि ये स्कार्सिटी कमी के बारे में बताता है, चॉइस ऑफ द लेवल के बारे में बताता है, किसके बेसिस पे, इंडिविजुअल के आधार पे बताता है। ये एज अ होल नहीं बताता, एक व्यक्तिगत बताता है माइक्रो इकोनॉमी में। और मैक्रो इकोनॉमी क्या है, इट स्टडीज़ प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। मतलब ये आपको सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं बताएगा, ये पूरे कंट्री में मतलब एग्रीगेट क्या स्थिति है, हम लोग का इकोनॉमी कैसा है, किस स्थिति में पहुंचा है, उसके बारे में बताएगा कि लोगों का कितना हम लोग का रिसोर्सेज है, क्या चॉइसेस है लोगों का, क्या डिमांड है, तो वो एग्रीगेट बताएगा, एज अ होल बताएगा, किसी पर्सनल लेवल पे नहीं बताता है। फिर सेकंड पॉइंट है आपको इकोनॉमिक वेरिएबल्स
और इसका माइक्रो इकोनॉमिक में क्या क्या इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, कंज्यूमर्स डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई। इसमें कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई, क्योंकि हम लोग बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअल पे, इसलिए यहाँ के एग्रीगेट्स क्या क्या है, वेरिएबल्स क्या है, किस आधार पर हम लोग बात करते हैं, कंज्यूमर का डिमांड क्या है और प्रोड्यूसर का सप्लाई क्या है, इसी पे आकर हम लोग का प्राइस वहाँ पे डिटरमाइन होता है। फिर यहाँ मैक्रो इकोनॉमी हम लोग सिर्फ कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई पे बात नहीं करेंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पे बात करेंगे। मतलब पूरे नेशन में, पूरे कंट्री में कितना आपको डिमांड है और कितना सप्लाई हो रहा है, उस आधार पे प्राइस फिर डिटरमाइन किया जाता है। उसके नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन यहाँ पे इसमें क्या होगा, माइक्रो में लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। इसमें क्या है कि लिमिटेड डिग्री है आपको एग्रीगेशन का मतलब बताने का। जैसे अगर हम एक फैक्ट्री लगा देते हैं, ठीक है, एक इंडस्ट्री है, उसमें मान लीजिए 5 फर्म काम कर रहा है साथ में, और वो एक बिस्किट बना रहा है पार्ले जी का, तो वो बता रहा है, तो वो सिर्फ जब हम लोग एग्रीगेट भी बोल रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ उसी इंडस्ट्री के अंदर जो 5 फर्म है जो पार्ले जी बिस्किट बना रहा है, बस उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग किसी और बिस्किट के बारे में या किसी और फर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए माइक्रो इकोनॉमी में क्या है, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। और मैक्रो इकोनॉमी में क्या है, हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। इसमें अब क्या हो गया, इसमें है कि अगर हम लोग कोई इंडस्ट्री है, कोई इसमें 5 फर्म के बारे में सिर्फ बात नहीं करेंगे, इसमें पूरे दुनिया, पूरे कंट्री में कितना सारा इंडस्ट्री है, उसके अंदर कितना फर्म काम करता है, एक अलग अलग बिस्किट, मतलब बिस्किट के बारे में बात करें तो अलग अलग बिस्किट, सिर्फ एक पार्ले जी के बारे में बात नहीं, बल्कि आपको और ब्रिटानिया हो गया और चॉकलेट हो गया, मतलब बहुत सारा जो भी अलग बिस्किट्स हो गया या किसी के बारे में तब बात करते हैं। एग्रीगेट मतलब ये कुछ लिमिट में बात नहीं करते हैं, तो ये हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन यहाँ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपको सेंट्रल इशू। अब सेंट्रल इशू क्या है, इसमें आते हैं माइक्रो इकोनॉमी में, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या है, हम लोग के पास क्या होता है, रिसोर्सेज, जैसे आपको कितना हम लोग का रिसोर्सेज है, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, तो हम लोग एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, लिमिटेड में, तो इसमें क्या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बस एक छोटे स्तर पे बात कर रहे हैं। और यहाँ पे है मैक्रो डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल आउटपुट। अब इसमें हम लोग बात करें हम लोग कितना रिसोर्सेज था, हम लोग कितना एग्रीगेट सप्लाई हुआ, कितना एग्रीगेट डिमांड हुआ, उस पर जाकर एक प्राइस का हम लोग डिटर्मिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे होता है ओवरऑल आउटपुट, ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल का बात करते हैं और यहाँ पे ओवरऑल का बात नहीं करते हैं। फिर हो गया सेंट्रल इशू, एलोकेशन, सॉरी सेम पॉइंट है, ठीक है। अब 6th हो गया एजम्पशन। एजम्पशंस क्या हम लोग मानते हैं, इसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमी में मानते हैं मैक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, ठीक है। इसमें हम लोग जब भी माइक्रो इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम लोग क्या एज्यूम किया जाता है कि मैक्रो वेरिएबल्स जितना भी आर कांस्टेंट, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कोई और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट सब क्या है, सब कुछ मान लेंगे हम लोग कांस्टेंट। इसमें नेशनल इनकम क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चीज़ ऊपर नीचे नहीं है। और फिर उसी तरह से मैक्रो इकोनॉमी का जब बात करते हैं एजम्पशंस में, तो मैक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। इसमें माना जाता है कि माइक्रो वेरिएबल्स जो है कांस्टेंट है, मतलब कि आपको डिमांड क्या है, कंज्यूमर का, प्रोड्यूसर का सप्लाई क्या है, वो क्या हम लोग मानेंगे कि वो कांस्टेंट है, वो ऊपर नीचे नहीं है, उसका प्राइस लेवल क्या है, कांस्टेंट है, कुछ चेंजेस माइक्रो इकोनॉमी में नहीं हुआ, माइक्रो वेरिएबल्स में नहीं हुआ है, ठीक है। और 7th पॉइंट हो गया इकोनॉमिक एजेंट्स। अब माइक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं, इसमें इकोनॉमिक एजेंट्स कौन कौन है, इंडिविजुअल, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर। इसे हम बात ही कर, माइक्रो जब भी आता है तो हम एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं। उसी तरह से इसमें क्या है, बात हुआ इंडिविजुअल, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बारे में बात हो रहा है। और यहाँ मैक्रो इकोनॉमी क्या क्या है, कौन हो गया आपको इकोनॉमिक एजेंट्स, तो RBI हो गया, सेबी हो गया, ETC, और भी बहुत सारा है। RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर सेबी हो गया आपको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सब क्या इसके अंदर ये लोग डिसाइड करते हैं कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, क्या सिक्योरिटी होना चाहिए कंज्यूमर के लिए, ये सब चीज़ यहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं। तो ये लोग कौन है, आपको ये इकोनॉमिक एजेंट्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक के, ठीक है। 8 पॉइंट है आपको मेथड ऑफ स्टडी। और मेथड ऑफ स्टडी माइक्रो इकोनॉमी क्या है, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसमें क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल लेवल बात करते हैं तो हम लोग एक इंडिविजुअल का ही, मतलब एक इंडिविजुअल का क्या, कंज्यूमर का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, तो प्रोड्यूसर क्या सप्लाई है, प्राइस के लेवल कहाँ डिमांड और सप्लाई का डिमांड होता है, तो एक
छोटे स्तर पे बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, इसलिए क्या है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ये पूरा बता नहीं सकता कि पूरे कंट्री में क्या है पूरा। ये जो अगर आप दिखा रहे कि हाँ यहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो गया, यहाँ प्राइस हो गया, तो एक छोटे स्तर पे हो गया आपको, या आप इससे ये अंदाज़ नहीं लगा सकते कि पूरे कंट्री में जो इकोनॉमी है स्टेबल है या अनस्टेबल है, उसे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैक्रो इकोनॉमी में क्या हो गया, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसमें क्या करेगा, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस मतलब ये पूरे पूरे होल की बात करते हैं, जब भी पूरा कितने पूरे कंट्री में लोगों का क्या आपको एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, वहाँ जाकर प्राइस तय हो रहा है, क्या इकोनॉमी है, ये हम जनरल का बात करता है, नहीं कि पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ लेकिन जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। आई होप आप लोग अब समझ पाए होंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। तो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, आपको लगभग इंट्रोडक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका है, तो मैं कोशिश करूँगी तीनों जो भी मैंने 3 पार्ट में से डिवाइड किया एक जगह करके आपको डाल दूँ, और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अगला दिन आप लोग को नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।